हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए विशेष। अब पिछले लेक्चर में आगे बात करते हैं अपने लेक्चर्स की। तो पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में जाना था कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एक मशीन की तरह होते हैं ना, कि एक मशीन में जैसे एक इनपुट दिया तो एक आउटपुट मिलता है। तो उसी तरीके से आपको फंक्शंस में भी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस हमारे समझ में आ गए थे भाई कि दो टाइप के फंक्शन भी होते हैं, इनटू होते हैं और ऑनटू होते हैं, और इनके कुछ डिफिकल्ट वाले नाम भी होते हैं। ठीक है, तो वो नाम कौन कौन से थे भाई। सबसे पहला था इंजेक्शन। इंजेक्शन किसको कहते थे, वन वन फंक्शन को। ठीक है, वन वन फंक्शन को क्या कहते थे, इंजेक्शन। और दूसरा जो था हमारा ऑन्टो, ऑन्टो को हम क्या कहते थे, सरजेक्शन। ठीक है, तो वन वन और ऑन्टो दो फंक्शंस थे, फंक्शंस के दो टाइप्स थे। वन वन को कहते हैं इंजेक्शन और ऑन्टो को कहते हैं सरजेक्शन। अब ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इन दोनों को फॉलो करे, कोई फंक्शन इन दोनों टाइप से बिलोंग करे, वो इंजेक्टिव भी हो और वो सरजेक्टिव भी हो, इसका मतलब कि वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता था। ठीक है, तो इंजेक्शन, सरजेक्शन, बाइजेक्शन एंड वन वन और ऑन्टो, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए हम किसकी बात करेंगे भाई, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की, एक नए टॉपिक की, एक बड़े ही अच्छे टॉपिक की। इसमें मजा आएगा आपको करने में। चलो देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब जैसे कि भाई मशीन थी हमारे पास, फंक्शन क्या था, मशीन थी। तो अगर हम दो मशीन का कॉम्पोजिशन कर दें, ठीक है, दो मशीन्स का कॉम्पोजिशन कर दें पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमें जो मिलेगी, एक मशीन जो नहीं मिलेगी, दैट इज अ कॉम्पोजिट मशीन। कैसे, चलो आओ समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, क्या है ये, क्या है आपकी एक वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, चलिए हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन तो सबको पता होगी ना, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि घर पे अपने हाथों से कपड़े धो रहा हो। ठीक है, चलो हाथों से भी धोने वाले हैं, वो भी समझ लें इस चीज को कि वॉशिंग मशीन सबको पता होती है क्या होता है। आगे देखते हैं। तो वॉशिंग मशीन में हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं वॉशिंग मशीन के। भाई एक कंपार्टमेंट होता है जो वॉशर होता है, जिसके अंदर कपड़ों को धोया जाता है। ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट जो है हमारा, वो क्या है, वॉशर। ठीक है, और दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो क्या है हमारा, ड्रायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक कंपार्टमेंट हुआ वॉशर और दूसरा हो गया ड्रायर। अब क्या होगा कि आप इनपुट में वॉशर को क्या दोगे, क्लोथ्स। ठीक है, डर्टी क्लोथ्स, क्या दोगे भाई, गंदे कपड़े। ठीक है, इनपुट में क्या दोगे, डर्टी क्लोथ्स। अब डर्टी क्लोथ्स जब आपने इनपुट में दे दिए, तो आपको आउटपुट में वॉशर से क्या मिलेगा, वॉशर अपने आउटपुट में क्या देगा, क्लीन वेट क्लोथ्स। क्लीन वेट क्लोथ्स। ठीक है, अपने आउटपुट में ये क्या देगा, क्लीन वेट क्लोथ्स। अब ड्रायर इस आउटपुट को, वॉशर का जो आउटपुट है, ड्रायर उस आउटपुट को एज एन इनपुट लेगा। ये दूसरी मशीन है, ठीक है ना, वॉशर एक अलग है, ड्रायर एक अलग है, दोनों के अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, दोनों के अलग अलग मशीनरी सी लगी होती है। भाई वॉशर में नीचे एक वो लट्टू सा लगा होता है, घूमता है। ठीक है, ड्रायर में एक पूरा कंपार्टमेंट सा होता है, वो पूरा ही घूमता है। ठीक है, तो ये अलग मशीन, ये अलग मशीन। लेकिन वॉशर से जब कपड़े धुल के निकले, जो क्लीन वेट क्लोथ्स हमें मिले, वो एज एन इनपुट गए, किसमें इनपुट में गए, ड्रायर में। और ड्रायर के इनपुट में जाकर हमें आउटपुट जो मिला, ड्रायर से हमें क्या आउटपुट मिला, ड्रायर से हमें आउटपुट मिला भाई क्लीन ड्राई क्लोथ्स। क्लीन ड्राई क्लोथ्स। ठीक है, तो अब हमने एक मशीन के बारे में अभी पढ़ा, वॉशिंग मशीन के बारे में पढ़ा कि भाई वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है।
ठीक है। ड्रायर को दिए, वॉशर को दिए जाते हैं डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। वॉशर इनको धोता है और क्लीन वेट क्लोथ्स देता है, क्लीन और साफ सुथरे गीले कपड़े देता है, सूखे तो नहीं देता, ठीक है। अब ये जो साफ सुथरे गीले कपड़े हैं ये ड्रायर में जाते हैं, ये ड्रायर से जब निकलते हैं तो क्लीन और ड्राई क्लोथ्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये एक मशीन के दो, अब ये एक ही वॉशिंग मशीन थी, इसके दो चीजें इसमें थी। अगर अब मैं क्या करूं कि एक ही वॉशिंग मशीन क्या करूं, एक वॉशिंग मशीन में लूं, हालांकि एक ही वॉशिंग मशीन के दोनों पार्ट होते हैं, तो वॉशिंग मशीन में अगर मैं एक ही कंपार्टमेंट में कुछ ऐसा कर दूं कि इन दोनों के कामों को कंबाइन कर दूं, यानी कि वॉशर और ड्रायर दोनों का काम एक ही जगह पर हो जाए। आजकल जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आती हैं उनमें आपने देखा होगा कि आप उनमें कपड़े दो और वो आपको सीधे सीधे ड्राई क्लोथ्स ही दे देती हैं, है ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर मैं एक ऐसी मशीन बना दूं, या मेरे पास जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसे मैं ले लूं, तो वो क्या करेगी, इन दोनों के कामों को कंबाइन कर देगी, उन दोनों के कामों का एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर देगी। उस कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि आपके पास, आप सिर्फ डर्टी क्लोथ्स को दोगे, डर्टी क्लोथ्स को दोगे और आपको एज एन आउटपुट क्या मिल जाएगा भाई, एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, ड्राई क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स, क्लीन ड्राई क्लोथ्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो मशीन का कॉम्पोजिशन है, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ही तो है, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ही तो है। तो जैसे यहां पर मैंने मशीन का कॉम्पोजिशन किया, मैंने एक दोनों मशीन के दोनों जो काम थे उनको कॉम्पोजिट एक ही में कर दिया, एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर दिया, उसी तरीके से फंक्शंस का भी कॉम्पोजिशन होता है, दो फंक्शंस को आपस में जोड़ देना, ठीक है। अब ये कैसे होता है भाई, देखो कॉम्पोजिशन कैसे होता है फंक्शन का, आपने अरे यार बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, जैसे कि देखो फंक्शन हमको पता है कि भाई sin x एक फंक्शन है ना, sin x एक फंक्शन पढ़ा होगा, वो sin x फंक्शन क्या पढ़ा होगा आपने, sin x, ठीक है। sin x एक फंक्शन है, लेकिन आपने एक और फंक्शन भी पढ़ा होगा, दैट इज sin x स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं, लेट से gx बोल लेते हैं उसको, sin x स्क्वायर। अब ये क्या है भाई, अगर ये एक फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है ये, एक तो sin x का है और दूसरा फंक्शन कौन सा है भाई, स्क्वायर फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। मान लेते हैं hx आपका एक स्क्वायर फंक्शन है, तो fx और hx का कॉम्पोजिशन ही तो gx है, ठीक है। sin x स्क्वायर कैसे आया, हमारे पास तो सिर्फ sin x था, sin x स्क्वायर कैसे आया भाई, इन दोनों का कॉम्पोजिशन किया तो sin x स्क्वायर आ गया, सिंपल, समझ में आया। तो अब बात करते हैं कि फंक्शन के कॉम्पोजिशन को कैसे बनाते हैं और कैसे क्या क्या उनकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। तो ये चीज मैं लिखी रहने देता हूं, बाकी मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्योंकि इसी के थ्रू हम समझेंगे थोड़ा सा मशीन के, और ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझ में आता है। चलो देखो अब क्या है, फंक्शन, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है f, ठीक है। अब फंक्शन जब f होता है तो वो किसी ना किसी डोमेन और रेंज पर डिफाइन होता है। वो कैसे लिखा जाता है, f a to b, f is defined on a to b। अब व्हाट इज a बताने की जरूरत है, पिछला लेक्चर जिसने देखा है उसको सब समझ में आ गया होगा। a क्या है, डोमेन, और b क्या है, रेंज, ठीक है, या कोडोमेन। तो f किस पर डिफाइंड है, a to b पर डिफाइंड है। अब अगर मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं एक g, ठीक है, और g किस पर डिफाइन होगा, अब यहां पर आ जाओ जरा, g के डिफाइन होने के लिए जरा यहां पर इस चीज को समझो क्या हुआ भाई। देखो फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर इनपुट यूनिक आउटपुट, ये होता है ना। अब देखो वॉशर को मैंने एज एन इनपुट दिया ड्राई क्लोथ्स, ठीक है, ड्राई डर्टी क्लोथ्स, ड्राई क्लोथ्स नहीं डर्टी क्लोथ्स, मैंने क्या दिया, वॉशर को इनपुट में दिया। वॉशर ने उस इनपुट को फर्दर प्रोसेस करा, उसको धोया और धोकर आपको क्या दे दिया, क्लीन वेट क्लोथ्स दे दिए, है ना, साफ सुथरे गीले कपड़े दे दिए। अब देखो भाई ये जो है ये दूसरा फंक्शन है। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा f है और ये मेरा g है, ठीक है,
ये वाला जो वॉशर है वो मेरा फंक्शन एफ है, ड्रायर जो है वो मेरा फंक्शन जी है। तो देखो दोनों के इनपुट आउटपुट कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखना भाई, वॉशर के लिए इनपुट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब जो उसके डोमेन में आ रहा हो कुछ भी। ठीक है, जो भी उसके डोमेन में आ रहा हो कुछ भी इनपुट हम उसे दे सकते हैं। उसके बाद आउटपुट में वो अपनी रेंज देगा, जो भी वो आउटपुट दे। जैसे कि यहां पर वॉशर ने क्या किया, क्लीन एंड ड्राई, क्लीन एंड वेट क्लोथ्स को हमें दे दिया एज एन आउटपुट। अब इस ड्रायर के लिए इनपुट क्या होगा? अब ड्रायर के लिए इनपुट स्पेसिफिक है भाई, वॉशर के लिए भी स्पेसिफिक ही है कि वॉशर भाई कपड़े ही तो धोएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें आप मतलब ईंटा पत्थर डाल दो तो वो उसको भी धो देगा, चलेगी नहीं, मशीन ही खराब हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि देखो स्पेसिफिक तो इसके लिए भी है, लेकिन यहां पर जो ड्रायर के साथ कंडीशन है वो इसके साथ नहीं है। भाई ड्रायर में आप वही चीज दोगे जो वॉशर से धुल के आ रही है। ठीक है, यहां पर लग गया, यहां पर इसके साथ एक कंडीशन आ गई क्या, कि ड्रायर में क्या चीज जाएगी, क्लीन एंड वेट क्लोथ्स ही जाएंगे और कुछ नहीं जा पाएगा ड्रायर में। ठीक है, तो ड्रायर के लिए जो इनपुट है, ड्रायर के लिए जो डोमेन है, वो जो है वो फंक्शन एफ का या वॉशर का आउटपुट है या उसकी रेंज है। समझ में आया? वॉशर का जो आउटपुट है ड्रायर के लिए वो इनपुट है, तो फंक्शन का जो आउटपुट होगा यानी कि बी, वो जी के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तभी हमारा फंक्शन का कॉम्पोजिशन पॉसिबल है। भाई अगर मान लो कि ये जो है आपने यहां पर दो मशीन ले ली, एक तो ले लिया कपड़े धोने वाला वॉशर, ठीक है, और एक ले लिया डिश वॉशर या डिश को जो ड्राई करता है, जो हमारी खाने की थाली होती है उनको धो दबा के जो ड्राई करता है। ठीक है, अब क्या इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है? भाई इसको इनपुट में मैं दूंगा कपड़े, आउटपुट में ये देगा मेरे को क्या, आउटपुट में ये क्या देगा भाई, धुले हुए कपड़े। अब डिश ड्रायर जो थाली और उनको सुखाने वाला जो सिस्टम आता है, भाई डिश वॉशर और ड्रायर भी तो आते हैं, तो अगर डिश के ड्रायर में थाली सुखाने वाले कपड़े में अगर मैं थाली सुखाने वाले जो मशीन है उसमें अगर मैं कपड़े दे दूंगा एज एन इनपुट, तो क्या वो उनको सुखाएगी? क्या उन पे वो वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। इन दोनों मशीन्स का कॉम्पोजिशन, इन दोनों मशीन का आपस में जुड़ना पॉसिबल है? कहां पॉसिबल है? क्यों जुड़ोगे इन दोनों मशीनों को? कोई फायदा ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। भाई इसका जो एंड रिजल्ट है वो इसके लिए डोमेन है ही नहीं, इसके लिए किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलर केस के साथ अगर मैं जी को, ये जो मेरा फंक्शन जी है, अगर इसमें मैं डोमेन बी को नहीं दूंगा, ठीक है, बी को नहीं दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा फंक्शन का, इन दोनों फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अब जी ने धो के हमको क्या दिए, क्लीन एंड ड्राई वेट क्लोथ्स दिए। भाई वॉशर के लिए जो इनपुट था ये सेट ए था, ठीक है, इसको सेट ए मान लो। क्लीन एंड वेट क्लोथ्स जो थे हमारे सेट बी थे, जो इसके लिए आउटपुट और इसके लिए इनपुट थे, और ये जो क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स है सेट सी है। तो हमारा जो फंक्शन जी है वो कैसे डिफाइन होना चाहिए? उसका डिफाइन होना नेसेसिटी है कि इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी टू सी हो जाएगा डिफाइन हमारा। ठीक है, एज एन एंड रिजल्ट आपको ये चीज मिल जाएगी। अब एक और चीज समझो इधर पे, क्या कि मान लो आपके पास एक वॉशर है, ठीक है, एक वॉशर है जो दोनों चीजें धोता है। क्या करता है? दोनों चीजें धोता है। दोनों चीजों का मतलब ये डिशेस को भी धोता है, जो आपकी खाने की थाली वगैरह है, डिश वॉशर आता है तो जो हमारी थाली होती हैं उन सबको धोता है, और ये आपके कपड़े भी धोता है, आपके बर्तन भी धोता है, यूटेंसिल्स को भी धोता है, और आपके जो है क्लोथ्स उनको भी धोता है, यानी कि कपड़े भी धोता है। ठीक है, लेकिन आपने जो यहां पर इसके साथ ड्रायर कॉम्पोजिशन में लगाया, आपने इसके साथ जो ड्रायर कॉम्पोजिशन में इसके साथ में लगाया, वो सिर्फ क्लोथ्स को एज एन आउट इनपुट लेता है। ठीक है, ये सिर्फ क्लोथ्स को ही सुखा सकता है, डिशेस को नहीं सुखा सकता। तो एक बात अब देखो, यहां पर इसका जो इनपुट है, ठीक है, वो यानी कि इनपुट ऑफ ड्रायर जो है वो क्या है? इनपुट ऑफ ड्रायर इज अ सबसेट ऑफ
आउटपुट ऑफ वॉशर। ठीक है भाई, वॉशर अगर इनपुट में डिशेस और क्लोथ्स ले रहा है तो ये अपने आउटपुट में क्या देगा, वेट डिशेस और क्लोथ्स दोनों चीजें देगा भाई, या तो गीली थालियां भी देगा और गीले कपड़े भी देगा, लेकिन ये इनपुट में सिर्फ क्लोथ्स को ही ले सकता है। तो क्या हुआ कि जो इसका आउटपुट है ना, जी का जो इनपुट है वो इसका एक सबसेट है, तो भी मशीन का कॉम्पोजिशन किया जा सकता है। मशीन का कॉम्पोजिशन अब भी तो हो सकता है ना कि भाई इसका जो आउटपुट है वो इसका एक सबसेट, उसका एक सबसेट ही इसका इनपुट है। ड्रायर के लिए जो इनपुट है, इनपुट ऑफ ड्रायर इज अ सबसेट ऑफ आउटपुट ऑफ वॉशर, आउटपुट ऑफ वॉशर। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन ये आई कि या तो हमारा जो इनपुट है ड्रायर के लिए, यानी कि फंक्शन जी के लिए जो इनपुट है, या तो वो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सेम हो, यानी कि जो इसकी रेंज है वही इसका डोमेन हो, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज नहीं है, सिर्फ इसका एक सबसेट है, लेट से एक सबसेट है ये, मान लेते हैं बी डैश। ठीक है, जी का डोमेन क्या है, बी डैश है, और बी डैश जो है हमारा, बी डैश जो है वो एक सबसेट है, किसका सबसेट है या इक्वल है, ठीक है, या फिर अभी सबसेट ही मान लेते हैं। बी डैश जो है वो सबसेट है किसका, बी का, तो भी हमारा कॉम्पोजिशन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो भी हमारा कॉम्पोजिशन डिफाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ड्रायर वॉशर जो है डिश और क्लोथ्स दोनों को धो देगा, उसके बाद जो कपड़े हैं वो इधर चले जाएंगे, डिशेस अलग हो जाएंगी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई ऐसा आउटपुट आ रहा है जिसके लिए ड्रायर का इनपुट है ही नहीं, जो कि ड्रायर के इनपुट के लिए सुटेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो भाई इसका कॉम्पोजिशन हम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलो उनको एक जगह लिख लेते हैं और फिर आगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चाहो तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको लिख भी सकते हो अपने पास, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि आगे चल के जब भी इसके बारे में पढ़ो आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये कॉम्पोजिशन वर्क कर रहा है। बहुत इजी सा टॉपिक है, सारे टॉपिक इजी ही हैं, बस इस चैप्टर के साथ दिक्कत ये है कि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हमें बहुत ऐसा सब्जेक्ट ऐसा चैप्टर लगता है कि यार ये कैसा बड़ा बोरियत भरा चैप्टर है, लेकिन टॉपिक इजी है इसके सारे, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो चलो इतना समझ में आया ना, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको रब करते हैं। तो अब बात करते हैं कि फंक्शन का कॉम्पोजिशन किया कैसे जाता है। चलो देखो, अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं भाई। ठीक है, यहां पर मैंने लिखे भी हुए हैं। अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं एफ और जी। ठीक है, और एफ और जी के साथ क्या है कि एफ का जो रेंज है वो बी का डोमेन है। ठीक है, तो यानी कि इसका कॉम्पोजिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन होगा कैसे, चलो देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, क्या है, एक एलिमेंट है एक्स, और ये एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, इस ए से बिलोंग करता है। ठीक है, एफ के लिए जो डोमेन है उससे बिलोंग करता है मेरा एक्स। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स जो कि ए से बिलोंग कर रहा हो। अब अगर मैं इस एक्स को एफ में रखूंगा, अगर मैं इस एक्स को फंक्शन में रखूंगा, जो भी मेरा फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसा भी फंक्शन है, मैं उसमें अगर इस एक्स को रखूंगा तो मेरे को एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, वो आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, लेट से वाई मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, इनपुट है एक्स, एफ का जो आउटपुट है वो है वाई। क्लियर? अब ये जो वाई है, क्योंकि ये एफ का आउटपुट है तो ये किससे बिलोंग करेगा भाई, बी से बिलोंग करेगा, तो वाई बिलोंग्स टू बी। इजी। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, जी की आती है बात। ठीक है, जी की बात आती है, तो जी में मैं किन को रख सकता हूं, इन्हीं वाई को तो रख सकता हूं। जी किसके ऊपर डिफाइंड है, बी के ऊपर डिफाइंड है, जी का डोमेन क्या है, ये बी है,
और b के एलिमेंट क्या है, y है। तो यानी कि g फंक्शन जो है उसमें मैं क्या रखूंगा, y को रखूंगा। तो यानी कि मेरा फंक्शन क्या आ गया, gy। ठीक है, y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, यानी कि इसके डोमेन से। अब b से जो आउटपुट ये मुझे देगा दैट इज c, और दैट इज जो एलिमेंट है जो c से बिलोंग कर रहे हैं, मान लेते हैं वो क्या है, z है। ठीक है, और z किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे c से कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, बहुत इजी सी बात मैंने बोली। एक एलिमेंट है x, a से बिलोंग कर रहा है, f में अगर x को पुट करेंगे, a से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को f में पुट करेंगे, तो आंसर में कुछ b सेट का आंसर आएगा, b सेट का कोई एलिमेंट आएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू b। और ये जो y का जो b आया है, ये जो y आया, ये एज अ डोमेन होगा फॉर g, और जब मैं g में y को पुट करूंगा तो मेरे को आंसर में मिलेगा z। ठीक है, क्लियर हुआ। और z किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे इसके रेंज से या इसके कोडोमेन से, दैट इज c। अब देखो यहां पर जो y लिखा है, y किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो यहां मैं gy में y की जगह पर क्या लिख सकता हूं, fx। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, g fx इज इक्वल्स टू z। होगा नहीं, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो अब देखो g fx इज इक्वल्स टू z। अब अगर मेरा कोई फंक्शन ऐसा है, तो यहां पर कोई फंक्शन अगर मेरा ऐसा है, तो यहां पर मैं उसको इनपुट में तो x ही दे रहा हूं भाई। यहां पर अगर मेरे पास कोई फंक्शन ये जो आएगा दोनों का कॉम्पोजिट करके, तो वो x में ही तो आएगा। यहां पर फंक्शन में एलिमेंट में जो फंक्शन का जो एलिमेंट है, जो इनपुट है, वो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ना। तो यहां पर जो फंक्शन का एलिमेंट आएगा, जो भी मतलब एलिमेंट जिसके लिए मैं सॉल्व करूंगा, वो किससे बिलोंग करेगा, a से। ठीक है, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, a से। तो ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, यहां पर जो मेरा a है, ये मेरा a है ना, x क्या है मेरा, a है, ये किसके साथ रिलेट करने लगा। अब जब हमने दोनों का कॉम्पोजिशन कर दिया, तो ये जो a है ये किसके साथ रिलेट करने लगा, c के साथ, क्योंकि z जो है वो c के साथ है। क्लियर हुआ, z किसके साथ है भाई, c के साथ है, और x किसके साथ है, a के साथ है। तो ये जो gfx आया, यहां पर x पुट करने पर z मिल जाएगा, तो एक कॉम्पोजिशन हो गया। अभी क्या था कि मेरे पास एक फंक्शन fx था, ठीक है, उसके बाद मेरे पास था gy, ठीक है। यहां पर पहले तो मेरे पास x था, x बोलेंगे, x के बाद fx था, ठीक है, और fx के बाद था g ऑफ fx। क्या था, g ऑफ fx। ठीक है, अब क्या होगा, देखो पहले हम ऐसे जा रहे थे और यहां से यहां जा रहे थे। जैसे ही मैंने ये वाला फंक्शन क्रिएट करा, g ऑफ fx बनाया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीधा डायरेक्ट यहां से यहां जा सकता हूं, है ना, मेरे को इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कैसा फंक्शन आया, एक कॉम्पोजिट फंक्शन आया, किसका, g का और f का। तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन आया, इसको लिखते कैसे हैं, g और f का कॉम्पोजिशन है ना, g में f को पुट कर रहे हैं, g ऑफ fx लिखा है, तो g में f को पुट किया जा रहा है। कैसे करेंगे वो अभी एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। तो g में f को पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको लिखते हैं GOF। ठीक है, कैसे लिखते हैं, GOF। और इसका डोमेन क्या है, अब GOF का डोमेन क्या है, डोमेन क्योंकि ये A to C पर डिफाइन है, देखो A to C पर डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो GOF X लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, GOF X लिखेंगे इसको। क्लियर हुआ, तो GOF X इज इक्वल्स टू Z। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लियर है ना। तो अब फंक्शन का आई थिंक आपको जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद इसको और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अच्छा, अब ये तो बात रही कि मेरे को F और G जोड़ने थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं अगर कहूं कि भाई ये तो फॉग गॉफ आ गया है ना, लेकिन हमने एक और चीज भी पढ़ी है कि फॉग, इंडिया में क्या चल रहा है भाई, फॉग चल रहा है ना। तो ये वो वाला फॉग नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये कॉम्पोजिशन है किसका, F का G के साथ,
ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस आएंगी। अभी नेसेसरी कंडीशंस को मैं एक जगह लिख दूंगा तो आप उसको लिख लेना, दिक्कत ना आए। अभी सिर्फ दिमाग में रखें, ठीक है। तो फॉग क्या होगा, फॉग को कैसे डिफाइन करा जाएगा। तो फॉग क्या होगा, फॉग का मतलब होगा एफ ऑफ जी, यही तो होगा। फॉग का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी, जी के लिए जो डोमेन है वो वाई है। जी के लिए डोमेन क्या है, बी, बी का मतलब वाई। तो एफ ऑफ जी वाई, ठीक है, एफ ऑफ जी वाई। और इज इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा इसका, बताओ मुझे जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। देखो फंक्शन हमारे पास था जी, ठीक है, जी में हम y पुट करेंगे, जी y जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, c, ठीक है। और जब f के लिए, f में हम जब c पुट करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलना चाहिए, अभी वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक यहां पर कंडीशन आ गई कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। भाई देखो सीधी सीधी बात, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई सी और ए रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई कहा कि सी और ए किसी का सबसेट है या कुछ है, ठीक है। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखो, क्या ये अभी डिफाइन हो सकता है, क्या फॉग अभी डिफाइन किया जा सकता है। कि भाई देखो ना, यहां पर अगर यहां पर मैं y रखूंगा, जी वाई रखूंगा, तो y में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आएगा c के से बिलोंग करता हुआ, दैट इज आंसर आएगा fz, यही तो आएगा fz। अब z जो है वो बिलोंग कर रहा है c से, लेकिन f का डोमेन a है, f का डोमेन क्या है, a है। f को इनपुट में मैं z दे सकता हूं, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि z जो है वो c से बिलोंग कर रहा है और हमारा जो इनपुट है वो a है, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये अभी डिफाइन नहीं करा जा सकता, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब देखो क्या होगा, अगर मुझे इसे डिफाइन करवाना है, ठीक है, बात करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा फॉग भी डिफाइंड हो, ठीक है। तो अगर मुझे इसे डिफाइंड करवाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि z, ये g का जो रेंज है, g की जो रेंज है या कोडोमेन है वो f के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। जैसे g के साथ कंडीशन क्या आई थी कि भाई b जो है वो इसका या तो सबसेट हो या फिर इसके बराबर हो, तभी जी ओ एफ डिफाइन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अभी हमने देखा था कि भाई अगर इस तरीके की कंडीशन है कि वो वॉशर और ड्रायर वाला देखा था ना, कि वॉशर का आउटपुट डिशेज आ रहा है लेकिन ड्रायर कपड़े वाला लगा दिया, तो क्या कॉम्पोजिशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर यहां पर मुझे चाहिए कि मेरा एफ ऑफ जी डिफाइन हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो सी है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी अ सबसेट ऑफ ए। तो फॉर फॉग टू बी डिफाइंड, फॉर फॉग टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, C is a subset और इक्वल टू A। जो इसकी रेंज है वो इसके डोमेन में आनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यूज को आगे सॉल्व कर पाएगा, वरना कैसे करेगा। वो तो बेचारा कहेगा यार ये क्या दे रहे हो मेरे को खाने में खाना अच्छा लगता है, तुम कीट मकोड़े दे रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा काम, मैं कैसे उसको प्रोसेस कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो समझ में आया। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि C इज अ सबसेट ऑफ A और C इज इक्वल टू A। ये दोनों सेट या तो आपस में बराबर हो या फिर एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। समझ में आया। तो ये तो है फॉग के डिफाइन होने की कंडीशन, नोट कर लो। फॉर फॉग टू बी डिफाइंड C इज अ सबसेट ऑफ A वेयर C क्या है, C इज रेंज ऑफ G,
एंड ए इज डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, यहां पर सी क्या है, रेंज ऑफ जी, एंड ए क्या है, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये आपकी पहली नेसेसरी कंडीशन, दूसरी नेसेसरी कंडीशन, एक्चुअली पहली तो जी वाली थी, दूसरी नेसेसरी कंडीशन फॉग के डिफाइन होने के लिए आ गई। नोट डाउन करो फटाफट से। पहली वाली तो तुमने कर ली थी ना, नहीं करी थी तो चलो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, गॉफ टू बी डिफाइंड, फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट of or should be a subset or equal to domain of f g, domain of g। तो range of f should be a subset or equal to domain of g। ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, और ये कंडीशन है फॉर फॉग टू बी डिफाइंड। तो ये दोनों कंडीशन दिमाग में रख लेना। अभी ये दोनों कंडीशंस को हर क्वेश्चन में जिसमें कॉम्पोजिशन करना है, चेक करना है। कॉम्पोजिशन करने से पहले अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही कॉम्पोजिशन होगा, वरना नहीं होगा। ये ध्यान रखना ना, ये 5 स्टार वाली बात है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, ये भी और ये भी बिल्कुल 5 स्टार लगा लेना इस पे। ठीक है, ये चीज ध्यान में नहीं आई, ये चीज अगर समझ में नहीं आई ना तो भाई फॉग और गॉफ करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन अब लगता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुकी है। चलिए ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो भाई सिनेरियो सारा कि चला क्या है अब तक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि कंडीशंस को थोड़ा लिखा रहने देते हैं और बाकी चीजें रब कर देते हैं। फटाफट से इसे लिखिए, वीडियो पॉज करके फटाफट से इसे लिख लो अपने नोट्स में, एंड देन मैं इसको रब। चलिए, तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसी एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पोजिशन कैसे होगा। देखो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सॉरी, एक एग्जाम्पल है मेरा फंक्शन एफ का। लेट्स से फंक्शन एफ जो है वो R टू R पर डिफाइंड है। R टू R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और f की जो वैल्यू है दैट इज जो मतलब जो fx है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर के। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है g, वो भी किस पर डिफाइंड है, R टू R पर ही डिफाइंड है। वो भी किस पर डिफाइंड है, R टू R पर डिफाइंड है। और इसके लिए जो gx मैं दे रहा हूं, लेट्स से 10x प्लस 11, लेट्स से। ठीक है, 10x प्लस 11 सिंपल से फंक्शन रखते हैं, स्क्वायर और इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी एग्जाम्पल है ना, समझ में आना चाहिए, तो फिलहाल के लिए इजी रखते हैं इसको। आगे देखो, तो अब क्या है कि ये मेरे पास एक fx है और ये मेरे पास एक gx है, और मुझे बोला गया कि फाइंड फॉग एंड गॉफ। फॉग को भी फाइंड करो और गॉफ को भी फाइंड करो। ठीक है, चलो फटाफट से इसको फाइंड कर लेते हैं कि फॉग और गॉफ कैसे आने वाला है। तो चलो देखो क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे गॉफ की। गॉफ का मतलब, गॉफ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि रेंज ऑफ एफ की रेंज देखो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, शुड बी अ सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन है कि नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है।
बिल्कुल बराबर है, दोनों सेट सेम है, तो यानी कि ये इस फंक्शन का जो गॉफ है वो डिफाइंड होगा, गॉफ इसका जो है वो एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट। ठीक है, गॉफ जो है वो। आगे चलते हैं, फॉग को देखते हैं। फॉग के लिए क्या कंडीशन है भाई, फॉग के लिए आ जाओ फटाफट से, क्या कह रहा है, फॉग for fog to be defined, C is a subset of A, where C is a range of G and A is domain of F. तो C is range of G, G की range ये C है, and F is domain of and A is domain of F. तो ये दोनों देखो भाई, ये दोनों बराबर है या नहीं, तो भाई सिमिलरली यही देखना है, अगर दोनों, इनको क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम्स, और ये दोनों मीन्स, अगर दोनों मीन बराबर है, दोनों मीन्स बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉफ एग्जिस्ट कर जाएगा, और दोनों एक्सट्रीम्स बराबर हैं तो फॉग एग्जिस्ट कर जाएगा। इतनी सी बात दिमाग में बैठा लेना। मीन्स अगर सेम है, सेम सेट दिए हुए हैं मीन्स के, मीन्स का मतलब ये दोनों बीच वालों के, अगर एफ और जी को आमने सामने लिख दिया जाए तो ये जो बीच वाले दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों के सेट अगर सेम है तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, अगर इन दोनों के सेट, दोनों एक्सट्रीम्स के सेट सेम है तो फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? चलो अब देखते हैं, फॉग और गॉफ निकालने थे, तो देखो एग्जिस्ट तो करेंगे, फॉग एग्जिस्ट, गॉफ भी एग्जिस्ट और फॉग भी एग्जिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, अब वो निकालते हैं। तो देखो गॉफ क्या होता है, गॉफ होता है g ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, गॉफ क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब gx में x की जब gx में, ये जो gx है ना, कहां गया, अरे यार कैसे गड़बड़ करते हैं ना, gx। ठीक है, ये जो gx है, यहां पर x की जगह क्या रखना है, fx रख देना है, g ऑफ fx, सिंपल। ठीक है, जैसे कि gx में अगर x की जगह पर 1 रखूंगा तो 10 into 1 हो जाएगा। ठीक है, g1 निकालना है तो क्या होगा, 10 into 1। भाई सिंपल सी बात है, देखो ऐसे समझ लो, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो g1 निकालना है तो क्या होगा, x जहां जहां x है वहां वहां 1 आ जाएगा। g2 निकालना है तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा। ga निकालना है तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा। ऐसे ही अगर g fx निकालना है तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां fx आ जाएगा। तो रख दो भाई, यानी कि कहां x है, यहां x है, तो 10 और x की जगह पर क्या आ जाएगा, fx, 10 fx प्लस 11, ये आ गया। क्लियर, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब fx का मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर है, तो यानी कि यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10x स्क्वायर प्लस 11। हो गया गॉफ, इतना इजी था, कुछ भी था इसमें, कुछ भी था, लिटरली सोच के देखना जरा क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो आगे, फॉग, फॉग क्या आएगा, फॉग में क्या करेंगे, f में f ऑफ gx लिखेंगे इसे, फॉग का मतलब क्या है, f ऑफ gx। अब f ऑफ gx अगर मुझे करना है तो f ऑफ gx करने के लिए fx में x की जगह पर क्या रख दूंगा, जैसे g ऑफ fx निकालना था तो g में x की जगह पर fx रख दिया था। अब f ऑफ gx निकालना है तो f में जहां जहां पर g है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर gx रख दूंगा। तो fx में जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रखना है मुझे, gx। तो क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। भाई x स्क्वायर था ना, x की जगह पर अगर gx रखते हैं तो gx का स्क्वायर, और gx क्या है, 10x प्लस 11। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 10x प्लस 11 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसे नोट करिए। तो आई थिंक आपने सबने नोट कर लिया होगा। आज के लिए हमने जितनी बात करी उतनी काफी है। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, अब इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना, मैथ्स में कंटिन्यूटी
पहली मेरी बात ये ध्यान रख लेना, मैथ्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं कंटिन्यूअस देखिए। दिन का 40 मिनट 50 मिनट अगर आप स्टडीज में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th में हैं, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी नीड है। ठीक है, इस चीज को समझिए और इस टाइम का फायदा उठाते हुए फटाफट से इन वीडियोस को देखिए, इनको समझिए। जो भी आपको डाउट आते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, फटाफट से उसको कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ठीक है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, हर एक बंदे को रिप्लाई करेंगे जो जो कमेंट करेगा। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अगर किसी टॉपिक को लेकर, मैं फिर से बता रहा हूं, ज्यादा डाउट हुए तो हम फिर से उसके ऊपर लेक्चर लेकर आएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको देखिए, समझिए और स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें जरूर से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।